मेरे अनुभव बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कभी मैं रेत के कणों को छूता हूँ, कभी कोई तीखी बदबू सूंघता हूँ, कभी उंगली में तेज दर्द महसूस होता है, कभी मेरे सामने चमकीला बैंगनी रंग नजर आता है, तो कभी गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि काबू ही नहीं होता। इन सब हालतों में मेरे अंदर एक खास तरह का महसूस होना होता है, एक अलग ही अनुभव की गुण होती है। इन्हें समझने के लिए दार्शनिक लोग क्वेलिया का शब्द इस्तेमाल करते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये वही भीतर का अनुभव है जो हमें ये बताता है कि किसी चीज को महसूस करना कैसा होता है। इस बात पर सब मानते हैं कि ये अनुभव सचमुच होते हैं, लेकिन ये बहस रहती है कि क्वेलिया कौन कौन सी मानसिक अवस्थाओं में होते हैं। क्या ये अनुभव हमारे दिमाग का हिस्सा है या कुछ और इनका भौतिक दुनिया से क्या संबंध? क्वेलिया की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें यह समझने में मदद करता है कि सच में होश क्वेलिया को अलग अलग तरीकों से समझा गया है। एक तरीका यह है कि जब हम कोई रंगीन तस्वीर देखते हैं तो सिर्फ उस तस्वीर का मतलब ही नहीं, बल्कि उसमें दिखने वाले रंग बिरंगे पैच भी हमें महसूस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंदर एक तरह की मनोग्रहित तस्वीर की तरह होता है जिसे आप अंदर से देखते हो। उस तस्वीर में जो रंग, आकार और स्पेस महसूस होते हैं उन्हें क्वेलिया कहा जाता है। ये क्वेलिया हमारी वही अंदरूनी महसूसियत है जो हमें बताते हैं कि उस अनुभव को महसूस करना कैसा है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सिर्फ हमारे महसूस करने से ही जान पड़ते हैं और जो बाहरी चीजों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन्हें क्वेलिया कहते हैं। इसे समझने के लिए ये 4 बातें जाननी है। पहला, हम इन्हें ध्यान से महसूस कर सकते हैं। दूसरा, अनुभव का मतलब चाहे जैसा भी हो, ये गुण बदल सकते हैं। तीसरा, ये रंग जैसे सीधे दिखने वाले गुणों का दिमागी रूप होते हैं। चौथा, इन्हीं गुणों की वजह से हमें कोई अनुभव कैसा लगता है ये तय होता है। कुछ लोग क्वेलिया को और भी खास मानते हैं, ऐसे गुण जो अवर्णनीय हो, भौतिक ना हो और जिन्हें महसूस करने वाले को कोई गलती ना हो सके। हमारे कई तरह के अनुभवों में क्वेलिया होते हैं, जैसे रंग देखना, तेज आवाज सुनना, स्वाद चखना, खुशबू सूंघना, दर्द या खुजली महसूस करना, भूख या थकान का एहसास, खुशी, डर, प्यार, दुख, ईर्ष्या, अफसोस जैसी भावनाएं और कभी कभी किसी बात को समझने या याद करने का अनुभव भी। कोई भी मानसिक हालात जिसमें हम कुछ अलग तरह से महसूस करते हैं, उसमें क्वेलिया मौजूद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समझने का अनुभव अंदर से आई आवाज या शब्दों की इमेज की वजह से होता है। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है जैसे हम खुद से बोल रहे हों। साथ में कई तरह की भावनाएं भी आती हैं, जैसे तनाव, उबासी, खुशी, असमंजस, गुस्सा। अगर ये सब हटा दिया जाए तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि कोई खास महसूस ही नहीं बचता। लेकिन ये इमेज और आवाज हमेशा जरूरी नहीं होती। रोजमर्रा की चीजें पहचानने में या उन जानवरों जीवों में जो भाषा नहीं बोलते, ऐसे इमेज की जरूरत नहीं होती। इच्छा का अनुभव भी कभी कभी खिंचाव जैसा लगता है, जैसे छुट्टी पर जाने की चाह में। कभी कुछ इमेज भी साथ में दिख सकते हैं। कुछ मानसिक अवस्थाएं जैसे घर चोरी होने पर गुस्सा या कंप्यूटर गायब देखना 2 हिस्सों में बंटी होती है। एक हिस्सा वो अनुभव होता है जिस पर क्वेलिया टिकते हैं और दूसरा हिस्सा सोच या मान्यता का होता है। सबसे मशहूर सोचा प्रयोग कुछ यूं है। एक महिला जिसे कभी रंग नहीं दिखे, सिर्फ काले सफेद में जीती है और रंगों के बारे में सारी भौतिक जानकारी पढ़ लेती। फिर जब वह पहली बार लाल गुलाब देखती है तो समझती है कि लाल का अनुभव कैसा होता है। इससे ये लगता है कि क्वेलिया वे गुण हैं जो भौतिक तथ्यों से अलग होते हैं। लेकिन भौतिकवादी लोग पूछते हैं, अगर कोई अनुभव भौतिक गुण ही है
तो उस महिला को पहले ही वो जानना चाहिए था। फिर भी क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि किसी अनुभव का पता चलना सिर्फ कुछ नई क्षमता सीखने जैसा है, जैसे रंग देखना, उसे याद रखना या अपने मन में उसका खाका बनाना। इसमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती, बस देखने और याद करने की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन एक रचे बसे रंग को महसूस करते वक्त हमें पता होता है कि वो कैसा लगता है। भले हम उस खास शेड को फिर से पहचान न पाएं, पर उस अहमियत को हम उसी समय जानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल नई क्षमताएं ही तो पूरे अनुभव को नहीं समझा सकती। एक और दलील यह है कि बंद कमरे में रहकर रंगों के बारे में सोचने का तरीका मैरी के पास उस रूप में नहीं था। जैसे ही वह बाहर आती है, उसे रंगों को सोचने के नए तरीके मिलते हैं। पर रंगों की वही खासियतें हैं जो उसने पहले भी अनुभव की थीं। सोचने के तरीके बदलने से हमें कभी कभी नई बातें जानने को मिलती हैं, भले वही बात हो जिसे हम पहले भी जानते थे। अलग नजरिए से देखने पर हमारा समझना बढ़ जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बाहर आकर मैरी ने नई चीजें जानी, लेकिन भौतिक तथ्यों के अलावा उसका सामान्य ज्ञान ही बढ़ा। और भौतिकवादी लोग यही मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि अनुभव में और कोई रहस्य नहीं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि पुराने सोच और नए सोच में इतना फर्क है कि इन दोनों से जुड़े गुणों में भी फर्क होना चाहिए। जेल में रहकर मैरी ने कुछ गुणों को जाना, पर कुछ नए गुण उसे बाहर आकर ही महसूस हुए। असली खोज तब मानी जाएगी जब उसे लगता है कि लाल का अनुभव पहले जैसा नहीं था। भौतिकवादी लोग इस बात को नहीं मानते क्योंकि उन्हें नए गुण गैर भौतिक लगते हैं। वे अनुभव को समझने वाले खास विचारों का ऐसा सिद्धांत ढूंढना चाहते हैं जो पूरी तरह भौतिकवादी हो, पर इस पर कोई आम सहमति नहीं बनी। दूसरा सोचा प्रयोग ज़ॉम्बी का है। ज़ॉम्बी बिल्कुल हम जैसा दिखता और बर्ताव करता है, वही देखता, वही सुनता, वही खाता पीता है, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता। अगर ऐसा ज़ॉम्बी मुमकिन माना जाए तो इससे पता चलता है कि हमारे अनुभव और भौतिक हालतें एक ही नहीं हो सकती। यानी महसूस होना सिर्फ भौतिक रूप से समझा नहीं जा सकता। अगर कोई मेरी बिल्कुल ही तरह दिखने और हर हालात में मेरे जैसा होने वाला इंसान किसी भी महसूस होने वाले अनुभव से रहित रह सकता है, तो ये साबित होता है कि महसूस होने वाले गुण सिर्फ भौतिक तथ्यों से तय नहीं होते। भौतिकवादियों के लिए ये मुश्किल है क्योंकि उनका मानना होता है कि छोटे छोटे कणों तक की सारी जानकारी से ही दुनिया का हर पहलू तय होता है। एक जवाब में कहा जाता है कि ऐसे ज़ॉम्बी सिर्फ सोच में मुमकिन होते हैं, हकीकत में नहीं। मतलब ये विचार वैचारिक तौर पर ठीक है, पर असलियत में ऐसा कोई रूप नहीं ले सकता। सिर्फ वैचारिक संभावना से ये पता नहीं चलता कि महसूस होने वाले गुण भौतिक चीजों के बराबर नहीं हैं। एक दूसरा तरीका कहलाता है कार्यात्मकवाद। इसमें कहा जाता है कि दर्द जैसा महसूस होना असल में एक खास कारण नतीजा वाला काम करता है, जैसे चोट लगने पर हाथ हटा लेना। इसके हिसाब से किसी चीज का कैसा लगता है, इसका आधार इसका कामकाज है, ना कि उसके बनने वाले हिस्से। इस तरह एक ही महसूसियत अलग अलग दिमागी संरचना में भी हो सकती है। एक आपत्ति रंग उल्टा देखने की है, जिसमें कहा जाता है कि मैं लाल देखता हूँ और तुम हरा, पर दोनों का कामकाज एक जैसा रहता है। इसका जवाब ये है कि अगर कामकाज एक जैसा भी लगे तो अंदर बहुत सूक्ष्म स्तर पर कुछ फर्क होता ही होगा, इसलिए महसूसियत अलग हो सकती है। अगर हम कंप्यूटर का उदाहरण लें तो दो अलग प्रोग्राम भी एक ही गणितीय काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों का भीतरी तरीका एक जैसा नहीं होता। इसी तरह चाहे हम बाहर से एक जैसे दिखे और एक जैसा बर्ताव करें, हमारे अंदर सूक्ष्म कामकाज में अंतर रहेगा, इसलिए महसूस होना अलग रहे। कुछ लोग कहेंगे कि यह सोच पाना आसान है कि हम दोनों का कामकाज हर लिहाज से एक जैसा हो
और फिर भी अनुभव अलग हो। पर इस दलील से उन लोगों को मुश्किल होती है जो कामकाजी सिद्धांत को नहीं मानते पर भौतिकवाद को मानते हैं। अगर अणु दर अणु वाले क्लोन में उल्टे अनुभव नहीं हो सकते, तो उसी तरह कामकाजी क्लोन में भी क्यों नहीं? इसके बीच कोई ठोस फर्क बताने वाला तर्क अब तक नहीं मिला। गैर मौजूद अनुभवों की धारणा कहती है कि संवेदनशील प्राणी के बिल्कुल क्लोन बनाए जाएं, जो बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिखे, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस न हो। जैसे कल्पना करें कि करोड़ों लोग रेडियो से जुड़कर किसी एक दिमाग का कामकाज नकल कर रहे हों, पर उन्हें दर्द, रंग, स्वाद या कोई भी अनुभव न हो। एक आम जवाब यह है कि चाहे कितना भी अजीब लगे, वो सिस्टम भी अनुभव करेगा। हम इतने छोटे हैं कि बड़े सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। कोई भी पूरी तरह से कामकाजी क्लोन खुद पर भरोसा करेगा कि उसे दर्द होता है या रंग दिखते हैं। इससे लगता है कि अनुभव होना किसी कामकाजी भूमिका से जुड़ा है, पर हर खास अनुभव का ढांचा कामकाजी नहीं बताया जाता। हम भीतर से जो महसूस करते हैं, उसका पता हमें आत्मनिरीक्षण से चलता है। बाहर दिमाग और शरीर में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी अलग है। इन दोनों में एक गहरी खाई है जिसे पार करना मुश्किल दिखता है। चाहे हम न्यूरॉन्स के काम और रसायनों को जान लें, फिर भी यह समझना कठिन है कि ये सब कैसे कोई महसूस पैदा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भीतर के अनुभव और शरीर दिमाग की भौतिक जानकारी के बीच एक गहरी खाई है जिसे पार नहीं किया जा सकता। कुछ मानते हैं कि महसूस होना एक गैर भौतिक चीज है जिसे शाब्दिक शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। दूसरे मानते हैं कि असल बात यह है कि कुछ शारीरिक अवस्थाएं ही अवर्णनीय होती हैं और हमें अभी उनके बारे में समझ ही नहीं है कि वे कैसे काम करती। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कभी भविष्य में हम उस खाई को भर सके, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसे विचार या शब्द नहीं है जो अंदरूनी अनुभव और बाहरी प्रक्रिया को जोड़ सके। फिर कुछ मानते हैं कि खाई वाकई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। अनुभव और भौतिकीय प्रक्रियाएं एक ही प्रकृति के दो पहलू हैं और हमें सिर्फ अपने खास सोचने के तरीकों की वजह से वह गहराई ज्यादा दिखती। जब हम अपनी ही अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि हमें कोई नई विशेषता नजर नहीं आती। जैसे हम एक रंग की गोल आकृति देख रहे होते हैं और फिर उस देखे जाने वाले अनुभव पर ध्यान ले जाते हैं, तो हमें वही रंग को वैसा नया गुण नहीं दिखता जो पहले छिपा। हमारा अनुभव पारदर्शी होता है, हम उस पर ध्यान दें या बाहर की चीजों पर, हमें जो गुण दिखते हैं वे एक ही होते हैं। यही हाल तब भी होता है जब हम भ्रम में हैं और असल में कोई आकृति वहां नहीं है, फिर भी महसूस वही रहता है। ये बातें बताती है कि क्वेलिया, जिन्हें हम अपनी अंदरूनी महसूसियत समझते हैं, असल में अनुभव की कोई अलग खासियत नहीं है। जो गुण हमें दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, वे अनुभव के नहीं बल्कि बाहर की चीजों या हमारे शरीर के हिस्सों के गुण होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अनुभव में कुछ भी नहीं होता, पर वे जो गुण हैं वे अनुभव के अंदर नहीं बल्कि वही होते हैं जिन पर हमारा ध्यान जाता है। इस पर सबका मानना एक सा नहीं है और यह अभी भी चर्चा का विषय है कि क्वेलिया अनुभव के गुण हैं या नहीं। हम जब कहते हैं कि चीजें कैसी दिखती या महसूस होती हैं, तो यह शब्दों के अर्थ की तरह है। जैसे शब्द का मतलब उस शब्द में होता है, वैसे ही अनुभव का अंदरूनी रूप उस अनुभव में नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधित्व में रहता है। अनुभव में जो जानकारी होती है वह बाहर की चीजों के गुणों को हमारे मन में फिर से पेश करती है। इसलिए क्वेलिया को अनुभव का प्रतिनिधित्व ही माना जाता है, अनुभव की कोई अलग अलग गुणात्मक चीज नहीं। हमारी नजर की प्रक्रिया पहले एक बेसिक रूप बनाती है जिसमें सतहों का आकार, किनारों का खाका, रंग और दूसरे दृश्य तत्व होते हैं। यह बिना शब्दों वाला ढांचा अनुभव के शुरुआती हिस्से से आता है और फिर आगे की सोच में उपयोग होता है। कई लोग मानते हैं कि यही बेसिक दृश्य जानकारी ही क्वेलिया है, न कि कोई अलग अंदरूनी गुण।
एक परेशानी यह है कि अगर क्वेलिया को अनुभव के प्रतिनिधित्व वाली जानकारी के रूप में समझना हो, तो असली दिखने वाले अनुभव और धोखा देने वाले अनुभव में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए। पर कुछ लोग मानते हैं कि असली देखने वाले अनुभव में सिर्फ एक सटीक जानकारी होती है, जबकि धोखे वाले अनुभव में बीच बीच में खाली या अधूरी जानकारी होती है। एक दूसरा विचार यह है कि क्वेलिया वे गुण हैं जो अनुभव अपने भीतर दिखाता है। इस हिसाब से जरूरी नहीं कि दोनों तरह के अनुभव में एक ही ढांचा हो, बस वह एक ही गुण दिखना चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कौन सा गुण अनुभव में क्वेलिया बना देता है। कुछ दार्शनिक यह कहते हैं कि अनुभव न सिर्फ बाहर की चीजों को दिखाता है, बल्कि अपने आप को भी दिखाता है। जैसे मैं लाल चीज देखता हूँ, मेरा अनुभव उस चीज को लाल बताता है और साथ ही अपने अनुभव को भी लाल का अनुभव बताता है। जब मैं ध्यान से देखता हूँ, तो बिना किसी नई सोच के मुझे अपना ही अनुभव दिखता है। यह सोच पारदर्शिता के विचार से मेल नहीं खाती, जिसमें अनुभव देखने पर सीधे बाहर की चीजों को ही दिखाता है। यहाँ अनुभव अपनी ही जानकारी को देखकर हमें वो गुण दिखाता है जो बाहरी चीजों में होता है। कभी कभी कहा जाता है कि क्वेलिया दिमाग के अंदर नहीं, बल्कि उस जानकारी में होते हैं जो अनुभव बाहरी वातावरण से लाकर हमारे मन में रखता है। इस तरह अगर दो एक जैसे क्लोन अलग अलग माहौल में हों, तो उनके अनुभव भी अलग हो सकते हैं। आखिर में अब तक यह माना जाता है कि क्वेलिया और अनुभव की जानकारी एक ही चीज है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अगर दो अनुभव की जानकारी बिल्कुल एक जैसी हो, तो उनके क्वेलिया भी एक जैसे होंगे। फिर भी रह जाता है ये सवाल कि क्वेलिया असल में क्या है और उनकी असली प्रकृति कैसी है। आगे हम बात करेंगे उन दार्शनिकों की जो मानते हैं कि क्वेलिया अनुभव के अंदरूनी अवर्णनीय गुण है, न कि बाहरी चीजों के गुण का प्रतिनिधित्व। वे कहते हैं कि जब हम अपनी अनुभूति पर ध्यान लगाते हैं, तो हमें कुछ खास अंदरूनी गुण नजर आते हैं जो सिर्फ हमारे अनुभव में मौजूद होते हैं। इन लोगों का मानना है कि अनुभव पारदर्शी नहीं होता। इसका मतलब यह कि अंदर झांकने पर हमें कोई नया गुण नहीं दिखता, बल्कि हमें वही अंदरूनी गुण ही दिखते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि अनुभव के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से क्वेलिया को सिर्फ प्रतिनिधि जानकारी नहीं माना जा सकता। एक उम्मीद यह भी लगाई जाती है कि असली देखने और धोखा देने वाले अनुभवों में कभी कभी एक ही तरह का अनुभव रहता है। लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि इनमें फर्क हो सकता है। वे यह भी कहते हैं कि कभी कभी अनुभवों में प्रतिनिधि जानकारी अलग होती है, पर महसूस वही रहता है। ऐसे उदाहरण क्वेलिया की अंदरूनी प्रकृति का समर्थन करते हैं। एक मशहूर कल्पना यह है कि एक अलग दुनिया में आसमान पीला हो, घास लाल हो और टमाटर हरे हो, पर वहाँ के लोग फिर भी इन्हें हमारे शब्दों से ही बुलाएं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो आपको अनुभव वही लगेगा जो पहले होता था, पर धीरे धीरे आपकी सोच उस नए माहौल के हिसाब से बदलने लगेगी और आप सचमुच वही अनुभव उस नए रंग का मानने लगेंगे। इससे पता चलता है कि अनुभव की असली खाई शब्दों या नामों से नहीं भरती, बल्कि उस जुड़ाव से भरती है जो हमारे दिमाग और माहौल के बीच होता है। कुल मिलाकर ये सभी दलीलें इसी बात पर जोर देती हैं कि क्वेलिया सिर्फ बाहरी चीजों का प्रतिबिंब नहीं है और न ही केवल दिमाग का कोई कार्यात्मक रोल। ये अनुभव के अंदरूनी अवर्णनीय गुण हैं और इन्हें समझने के लिए हमें प्रतिनिधित्व के अलावा उनकी अपनी खास प्रकृति को भी मानना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि असली रंग चिन्ह की बात में कोई बदलाव नहीं हुआ, चाहे आप यहाँ से वहां चले जाएं। हमारा दिमाग जिस गुण को पहचानने के लिए बना है वही वही रहेगा। जैसा कि प्रकृति ने हमारे दिमाग को नीले रंग के लिए तैयार किया था, वही गुण आपको पहले नीला दिखाता था और अब भी दिखाएगा, भले वहाँ पीला ही क्यों न हो। लेकिन इस नजरिए में दिक्कत आती है कि कुछ कल्पनाएं, जैसे कोई अचानक न बनने वाला इंसान जो झील से अचानक बनकर आपके जैसा हो जाए, उसमें ऐसा कोई विकासात्मक इतिहास नहीं रहता
जिससे रंग चिन्ह स्थापित हो सके। ऐसे मामलों में यह मानना मुश्किल होता है कि उसके पास कोई अनुभव या महसूसियत हो। एक और तर्क यह है कि कभी शायद ये रंग बदलाव जैसा अनुभव बदल जाए या इसे बिना किसी विकासात्मक इतिहास के समझाया जा सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि असली देखने और धोखा देने वाले अनुभवों में भी कभी कभी अंदरूनी एक ही तरह की महसूसियत होती दिखती है और इसे समझाने के लिए कोई बेहतर तरीका दिया जाना चाहिए। एक और सोच यह मानी जाती है कि हम जो भी चीजें देखते हैं उन पर सीधे नजर रखते हैं और उनकी असली खासियतें समझते हैं। इसके मुताबिक हमारा अनुभव उन वस्तुओं, उनके गुणों और हमारे देखने के तरीके के मेल की वजह से बनता है। यानी महसूसियत पूरा का पूरा उस चीज से और हमारे नजदीकी नजरिए से जुड़ी होती है, न कि सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होने वाली किसी प्रक्रिया से। ब्रूअर कहते हैं कि अनुभव में एक तीसरी चीज भी जोड़नी पड़ती है, जैसे देखने का तरीका, समय ठिकाना और हमारे ध्यान के हालात, पर ये साफ नहीं करते कि कौन कौन सी खास बातें। फिश कहते हैं कि हमारी आंखें कितनी तेज हैं और हम कैसे ध्यान बांटते हैं, इससे दो लोग एक समान चीज भी अलग अलग महसूस कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से भ्रम में होते हैं तो कोई असली वस्तु नहीं होती, इसलिए अनुभव का स्वरूप सच और झूठ में जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग मानते हैं कि भ्रम में भी अनुभव का गुण वही रहता है जो असली देखने में होता है, बस हमें फर्क पता नहीं चलता। कुछ मानते हैं कि इसमें सिर्फ यह देखा जाता है कि दो तरह की अनुभूतियां अलग थलग सूझती है या नहीं। रिश्तेदार सिद्धांत के लोग कहते हैं कि असली देखने में वो चीजें, उनका रंग रूप और हमारा देखने का नजरिया मिलकर अनुभव बनाते हैं, पर यह तरीका सब भ्रम और चकाचौंध जैसी गलत देखावटों को समझा नहीं पाता। मिसाल के तौर पर दो सरीखे लाइनें लंबी और छोटी दिखती हैं, लेकिन असल में एक जैसी होती हैं। इसे बताने के लिए अभी तक कोई साफ तरीका नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जो अनुभव होता है वो सच में एक झांसा है, हमें लगता है कि हम अलग अलग महसूस कर रहे हैं, पर असल में ऐसा कोई अंदरूनी अनुभव मौजूद नहीं होता। हम रंग, आवाज, बनावट जैसी चीजें देखते और सुनते हैं, पर ये अनुभव के गुण नहीं, बाहर की दुनिया की बातें हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें ऐसा दिखाता है मानो कोई खास अनुभव हो रहा हो, पर वो सिर्फ एक भ्रम होता है। एक दूसरी सोच यह है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों में कुछ खास स्वभाव छुपे होते हैं जिन्हें आज के विज्ञान से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये स्वभाव चाहे अभी असल अनुभव न हो, बाद में वहीं से जागृत अनुभव बनने की बुनियाद रख देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्वभाव ही हमारे अनुभव के असली गुण होते हैं और सिर्फ तभी अनुभव बनते हैं जब हम उन्हें महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हमारी अनुभूति ही पकड़ सकती है। रसेलियन मत मानने वाले कहते हैं कि ज़ॉम्बी की कल्पना बिल्कुल वैसी ही की जा सकती है जैसे दूसरे लोग करते हैं। ये ज़ॉम्बी हम जैसे ही दिखते और बर्ताव करते हैं, पर उनमें कोई सच में महसूस होने वाला अनुभव नहीं होता। वे कहते हैं कि हमारे अंदर जो असली अनुभव की खासियत होती है वो बहुत छोटे छोटे कणों के गुणों से बनकर आती है, पर ये गुण बिल्कुल ही वे अनुभव नहीं हैं जो हमें महसूस होते हैं। इस बात से एक बड़ी दिक्कत आती है कि हमें समझना पड़ता है कि ये छोटे छोटे गुण कैसे मिलकर वही सरल अनुभव बना देते हैं। इस सवाल को मिश्रण की समस्या कहते हैं और आज तक इसका कोई पक्का हल नहीं मिला। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जीवों में ये महसूस होने वाले राज्य होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जिन जीवों के पास सोचने समझने की शक्ति और बदलती हालतों में अपना व्यवहार बदलने की ताकत नहीं है, उनमें कोई अंदरूनी महसूसियत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर पौधे जिनके पास सीखने या किसी चीज पर विश्वास बदलने की क्षमता नहीं होती, उनमें अनुभव का कोई अंदरूनी स्तर नहीं होता। पौधों में जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे रात में पत्ते बंद होना या बीजों का फूटना, उन्हें सेल के अंदर पानी की चाल और तापमान जैसी चीजें नियंत्रित करती हैं, पर इसमें कोई महसूसियत नहीं होती।
क्योंकि ये कामकाजी बदलाव जैविक रूप से तय होते हैं और इनमें कोई सीखना या कोई इच्छा नहीं होती। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई जीव बाहरी जानकारी खींचकर अपने विश्वासों या इच्छाओं में सीधे बदलाव ला सकता है तो उसमें महसूसियत हो सकती है। इस नजरिए से जो जीव सिर्फ तरह तरह की जानकारी अपने आप में भरकर कहीं उपयोग नहीं करते, उनमें कोई क्वेलिया नहीं होते। कुल मिलाकर यह सवाल अभी भी खुला है कि छोटे जीवों में कहां तक महसूस होने वाला अनुभव होता है। कुछ तर्कों से लगता है कि क्वेलिया बहुत सी जगह पाए जाते हैं, पर यह निर्धारित करना कि कहां खत्म हो जाते हैं अभी विवाद का विषय है।